तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक लेक्चर वीडियो में। आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। जैसा कि आप सभी लोगों ने बोला था ट्रांसफार्मर के ऊपर आपको लेक्चर वीडियो चाहिए, तो लेके आ गए हम लेक्चर वीडियो। थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि आज ईयरफोन चेंज है, तो थोड़ा सा एडजस्ट आपको भी करना पड़ेगा। बिना किसी समय की देरी करते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। ट्रांसफार्मर होता क्या है? एक डिवाइस। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है। पहले तो ट्रांसफार्मर का इंट्रो जान लेंगे, ट्रांसफार्मर है क्या, कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करता है। उसके बाद जानेंगे कि एक्सरे में ट्रांसफार्मर का क्या रोल है। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो कि क्या काम करता है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने का काम करता है। इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने का काम करता है। किस चीज़ को इंक्रीज और डिक्रीज करता है? इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज। वोल्टेज को घटाता है या बढ़ाता है, वो उसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। कैसे घटाता है, क्या प्रिंसिपल क्या है? बाय द प्रिंसिपल ऑफ आपने 11th-12th की फिजिक्स में पढ़ा होगा। बाय द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का नाम आपने शायद सुना होगा। ठीक है, चलिए आगे बता भी देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, जितना बेसिक है उतना हम लोग जानेंगे, उससे ज़्यादा नहीं जानेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ वोल्टेज बाय द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इसको ये ट्रांसफार्मर का काम है। दरअसल होता क्या है कि जैसे कि ये आपका डायग्राम है, जब इसमें करंट बहती है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, मैग्नेटिक लाइन जनरेट होती हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, चेंज इन मैग्नेटिक लाइन्स इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक लाइन में चेंज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसमें जब करंट बहेगी तो मैग्नेटिक लाइन जो होंगी वो बार बार चेंज होंगी। क्यों चेंज होंगी? क्योंकि करंट जो होता है, एसी करंट जो होता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। कभी पॉजिटिव में रहता है, कभी नेगेटिव में रहता है, कभी 1 एम्पियर, कभी 2 एम्पियर। अभी आगे हम लोग वो देख लेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होता है उसकी वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होता है उसकी वजह से एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, जिस वजह से वोल्टेज बढ़ती या घटती है। आगे अभी धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे और डिटेल में जानेंगे। फैराडे का एक नियम है, ES इक्वल टू -NS डी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज, ठीक, बाई dt। ओके, चलिए ये देखिए, ये एक डायग्राम है, ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। ये आपका प्राइमरी कॉइल है। किसी भी ट्रांसफार्मर के 3 हिस्से होते हैं, एक आपका प्राइमरी कॉइल, एक आपका सेकेंडरी कॉइल और ये आपका आयरन कोर होता है। ठीक है, ये 3 हिस्से होते हैं। अगर स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है तो प्राइमरी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ये जो जितनी बार घुमाया गया है, ये कम होगा सेकेंडरी वाले से। अगर वोल्टेज कम करना है तो ये ज़्यादा होगा, सेकेंडरी कॉइल का कम होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा डिटेल में इसको जानते हैं कि कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। दरअसल जो करंट है वो कुछ इस प्रकार से आती है। जो एसी करंट है, हमारे घरों में तो एसी करंट ही आती है तारों से। तो एसी करंट जो है वो ऐसे चलती है। थोड़ा सा पेन दिक्कत दे रहा, क्यों भाई? ऐसे आती है। तो कहीं पे यहाँ पे 0 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे भी 1 मान लीजिए, यहाँ भी 0 मान लीजिए। यहाँ देखिए माइनस में आ गया, यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस में। तो हमेशा चेंज होती रहती है करंट। तो अगर किसी तार से, किसी वायर से बह रही है, मान लीजिए ये जो लूप है, यहाँ से एसी करंट जा रही है, तो ये हमेशा चेंज हो रही है। अब चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक लाइन्स जो बनती हैं, जैसे ये वायर है, इसमें करंट जाएगी तो मैग्नेटिक लाइन बनेगी। ठीक है, चारों तरफ मैग्नेटिक लाइन्स बनेंगी, कुछ इस प्रकार से मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी। अब बार बार करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक लाइन भी चेंज होंगी। अब मैग्नेटिक लाइन जब चेंज होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आते हैं तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। होता क्या, एक बार डिटेल में जानिए थोड़ा सा। यहाँ से करंट जाती है, इस कॉइल में करंट घूमी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस वगैरह बनेंगी। ये मैग्नेटिक लाइंस यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाएंगी, डायरेक्शन इनका कुछ ऐसे रहेगा। हाँ, फिर जब निगेटिव में जाएंगी तो फिर उल्टा डायरेक्शन रहेगा। यहाँ भी मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी मान लीजिए। तो यहाँ पे बार बार लाइंस चेंज हो रही हैं, तो यहाँ पे इंड्यूस करंट यानी कि एक ईएमएफ जब पहले तो जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे करंट आ जाएगी और वोल्टेज बढ़ घट जाएगा। वो किस पे डिपेंड करेगा कि कॉइल की नंबर्स कितनी है, सेकेंडरी कॉइल में कितने नंबर्स हैं। वो आपके फैराडे ने सेकेंड लॉ में दिया था अपना, ये रहा उसका फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो। ये ES यानी कि वोल्टेज का फॉर्मूला है ये। ठीक है, EMF का फॉर्मूला है ES इक्वल टू -NS d∅dt। ठीक है, ये है फ्लक्स चेंज, ये 5B जो है ये आपका फ्लक्स चेंज है। ठीक है, चले आगे।
आगे चलते हैं। अगला है आपका कि ट्रांसफार्मर को दो तरीकों पे, दो हिस्सों में बांटा गया। ठीक, पहला हिस्सा आपका जो है वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। पहला हिस्सा है आपका जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, हमेशा जो नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल का नंबर जो होगा वो कम होगा सेकेंडरी वाले से। यानी कि नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल अगर 10 हैं तो सेकेंडरी 10 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को बढ़ाना, वोल्टेज को बढ़ाना, याद रखिएगा, वोल्टेज को बढ़ाना, इंक्रीज, वोल्टेज बढ़ाता है ये। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देख लेते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इसी का सेम उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल जो हैं वो ज़्यादा होंगे सेकेंडरी वाले के कंपैरिजन में। यानी कि प्राइमरी में अगर 10 है तो सेकेंडरी में 10 से कम होने चाहिए, सेकेंडरी में 10 से कम होने चाहिए, सॉरी उल्टा बन गया, सेकेंडरी में आपका 10 से कम होना चाहिए। ठीक, तो तभी वोल्टेज, तब क्या होगा, वोल्टेज आपका घटेगा। ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम है। स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को घटाता है। स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को घटाता है। अब चलते हैं थोड़ा सा ट्रांसफार्मर को थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में और सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं, और अगर ट्रांसफार्मर अगर वोल्टेज बढ़ा घटा रहा है तो थोड़े बहुत एनर्जी के लॉसेस वगैरह भी होंगे, वो भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। पहला, लॉसेस। ठीक, कितने तरीके के लॉस होते हैं, दरअसल एनर्जी का लॉस भी होता है ट्रांसफार्मर में भी, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती। तो पहला फ्लक्स का लॉस होता है। ठीक, फ्लक्स लीकेज होती है, जो फ्लक्स जनरेट हो रहा था उसकी लीकेज होगी। ठीक, तो फ्लक्स लीकेज जो होती है उसको सही करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, ठीक है, वो सब्सटेंस, वो मटेरियल जो कि मैग्नेटिज्म को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, पूरा अट्रैक्ट करता है। तो जो हमने सॉफ्ट आयरन कोर लिया था, जिसके ऊपर ये जो हमने, फिर से आ जाते हैं फिगर पे, ये जो हमने ये कोर था, ये जो कोर था ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है। ठीक है, ये आपका फेरोमैग्नेटिक होता है। तो फ्लक्स लीकेज कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि फ्लक्स लीक ना हो। ठीक, तो ये आपका हो गया, इसका सॉल्यूशन निकल गया। ठीक, इसका सॉल्यूशन निकल गया, फ्लक्स का लॉस मतलब ना के बराबर हो जाएगा। दूसरा आता है हिस्टेरोसिस लॉस। हिस्टेरोसिस लॉस क्या होता है, जो आयरन कोर है वो बार बार मैग्नेटाइज हो रहा है, बार बार डीमैग्नेटाइज हो रहा है। ठीक, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है। जो आयरन कोर होता है उसके एटम्स एनर्जी लॉस करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए देखिए सिंपल सा, इसको भी कैसे सही कर सकते हैं हम लोग, लैमिनेट फॉर्म में यूज़ करके, लैमिनेट फॉर्म में यूज़ करके। ठीक, जिससे कि कम से कम हो। और दूसरी चीज़, जब आप सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं तो हिस्टेरोसिस लॉस बहुत ना के बराबर होता है। और लैमिनेट क्या होता है अभी हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, तीसरा आपका हो जाता है हमिंग लॉस। हमिंग लॉस क्या होता है, जब आप ट्रांसफार्मर के बगल से कभी गुजरेंगे तो गूं करके आवाज़ आती रहती है, वो आवाज़ से जो एनर्जी लॉस होता है वो उसको बोलते हैं हम लोग हमिंग लॉस। चौथा आते हैं एडी करंट लॉस। यहाँ पे हम लोग जानते हैं, देखिए जो सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन का जो कोर होता है, जो हम लोग ट्रांसफार्मर में कोर यूज़ करते हैं, ये आपका हो गया कोर, ये आपका हो गया कोर। ये जो कोर है ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है। ठीक, लेकिन नॉर्मल सॉफ्ट आयरन नहीं, उसको लैमिनेट फॉर्म में यूज़ करते हैं, उसको लैमिनेट फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब आप सोचेंगे लैमिनेट फॉर्म क्या होता है, ठीक है, मैं जल्दी से बता देता हूँ। ये मान लीजिए, ये आपको दिख रहा है, ये मान लीजिए एक मेटल है, ये जो मोटा सा दिख रहा है आपको पेजेस, ये मेटल है। अब क्या किया हमने, मेटल को पतले पतले पत्तों में काट लिया। ये देखिए, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, और इन सबको आपस में जोड़ दिया, बीच में थोड़ा बहुत सब्सटेंस डाल दिया जिसको बोलते हैं वार्निशिंग, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं लेमिनेट। इससे क्या होता है, इससे हमारे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, वो अभी आगे हम लोग देखते हैं। एक देखिए होता है एडी करंट। एडी करंट होता क्या है, जब भी क्या होता है, देखिए जो आपका लेमिनेटेड कोर है, लेमिनेटेड कोर, उससे जब भी करंट गुजरेगा, ये करंट या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगा, तो होता क्या है, जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो वहाँ पे आपका एडी करंट जनरेट होता है, एडी करंट जनरेट होता है। ठीक, अच्छा एक चीज़ जानिए, एडी करंट जनरेट होता है, एडी करंट, जब करंट जनरेट होगा तो वहाँ पे हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा। ठीक,
ठीक। अच्छा, अगर आपको कहीं पे करंट ख़त्म करना है, एडी करंट जनरेट हुई, एडी करंट की वजह से हीट जनरेट हुई, अगर आपको किसी चीज़ का करंट कम करना है या ख़त्म करना है एक हिसाब से, तो आपको सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ा देना पड़ेगा। क्योंकि आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये जो मेटल था, ये जो आपका आयरन कोर था, तो ये मोटा था, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा था, हमने पतला पतला लेमिनेट फॉर्म में कर दिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट खत्म हो जाएगा, करंट जो है वो घटने लगेगा, करंट घटेगा तो आपका हीट कम से कम होगा, तो एडी करंट लॉस भी आपका ना के बराबर होने लगेगा। ठीक, एडी करंट लॉस भी जो होगा वो आपका ना के बराबर होने लगेगा। ठीक, तो ये भी लॉस आपका सही हो गया। दूसरी चीज़, जब ये मेटल के टुकड़े जो आपस में जोड़ते हैं, इनके बीच में वार्निशिंग की जाती है, जिससे एक टुकड़े से करंट जो निकल के है वो दूसरे टुकड़े में ना जाए, तो बीच में दो सीट के बीच में वार्निशिंग की जाती है। अब चलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो पे। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना ज़्यादा चाहिए, कितना ज़्यादा आपको कन्वर्ट करना है, आपको जो वोल्टेज आ रहा है उसको 2 गुना करना है, 3 गुना करना है, 4 गुना करना है, या आधा करना है, या पौना करना है। ठीक, ये इसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा, जैसे कि आपका फराडे ने बताया, ये आपके फराडे ने फार्मूला दिया था। ठीक, सेकंड लॉ, तो ये प्राइमरी कॉइल का हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल का हुआ। हमने क्या किया, सिंपल सा सेकंड इक्वेशन को डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ES बाई EP इक्वल टू NS बाई NP। अब ये जो आपका ES बाई EP है, यही होता है R किसको बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को। तो R इक्वल टू क्या हो गया, NS बाई NP। तो अगर R की वैल्यू मान लीजिए 2 गुनी है, तो उस हिसाब से हम कॉइल की बाइंडिंग बढ़ा देंगे। अगर हमें वोल्टेज दुगना करना है, 4 गुना करना है, 10 गुना करना है, अगर 10 गुना करना है तो R की वैल्यू 10 रख देंगे, उस हिसाब से हमें प्राइमरी कॉइल का पता होगा, सेकेंडरी कॉइल हम निकाल देंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं ट्रांसफार्मर, बस ये है कि कागज़ पर रिकॉर्ड करना है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिए एक रूल है कि एनर्जी हमेशा सेम रहती है, और पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है ट्रांसफार्मर के लिए। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो अगर जैसे कि मान ले रहे हैं किसी ट्रांसफार्मर में वोल्टेज आ रहा है V इनपुट और करंट आ रहा है I इनपुट, और हमने उस ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को बढ़ा दिया, वोल्टेज हो गया V आउटपुट। अब ये बढ़ गया है, इनपुट से ज़्यादा है आउटपुट, तो I को जो I आउटपुट होगा, जो करंट बाहर आएगी, उसको कम होना पड़ेगा। क्योंकि करंट पावर जो होता है वो हमेशा जो होता है पावर बराबर रहेगा, V इंटू आई हमेशा एक समान रहेगा, चाहे इनपुट पे हो चाहे आउटपुट पे हो, पावर उतनी ही रहेगी। तो अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर का क्या काम है, अगर लो वोल्टेज है और हाई करंट है, तो ये चेंज होगा, ये दोनों तरीके से हो सकता है। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, हाई वोल्टेज कर सकते हैं, वोल्टेज को हाई वोल्टेज कर सकते हैं। अगर वोल्टेज को हम लोग बढ़ाएंगे तो करंट जो होगा वो लो हो जाएगा। यानी अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो करंट घटाना पड़ेगा, करंट बढ़ाना है तो वोल्टेज घटाना पड़ेगा। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी और ये चीज़ ज़रूरी भी है। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं, आपके यहाँ आपने सुना होगा, कभी भी सुना होगा कि भाई 220 वोल्ट का करंट आता है इस तार से, 240 वोल्ट का, 4000 वोल्टेज का करंट आता है। कभी ये नहीं सुना होगा इतने एम्पियर का करंट इस तार में आता है, नहीं। क्यों, इस वजह से क्यों, जैसे ये मान लीजिए आपका पावर प्लांट है, जहाँ से सप्लाई आती है आपके घरों में। ठीक, यहाँ पे ये पावर प्लांट है, यहाँ से तारों के माध्यम से आपके कॉलोनी में लाइट आई, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन पैनल मान लीजिए। यहाँ पे आपका कहीं घर है, आपके घर में हमेशा 240 वोल्ट का ही करंट आता है, कहीं पे 240 वोल्ट की लाइट आती है इलेक्ट्रिसिटी, कहीं पे होता है 110 वोल्ट या फिर
आपका ये क्या बोलते हैं 140 वोल्ट का भी करंट आती है कहीं कहीं। तो होता क्या है, यहाँ से जब करंट हमें बहुत लंबी दूरी के लिए भेजना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि करंट जो होती है वो रेजिस्टेंस की वजह से घटती जाएगी, ठीक है, वो हीट में बदल जाएगी। तो हमें करंट कम से कम रखना होता है, तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज को ज़्यादा से ज़्यादा कर देते हैं। अब यहाँ पे जब हम पहुँचती है, जब यहाँ लाइट पहुँचती है, तो यहाँ मान लीजिए लाइट आपका 4000 वोल्ट पे आई, ठीक, 4000 वोल्ट पे। अब हमें हमारे पास जो आती है वो 240 वोल्ट में आती है और करंट हमारे पास बहुत कम होता है यहाँ पे। तो फिर क्या करते हैं, हम इसको दोबारा यहाँ ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं और वोल्टेज को कम करके करंट को बढ़ा लेते हैं दोबारा से, और उसके बाद वो हमारे घरों में आ जाता है या फिर हमारे मेडिकल कॉलेज में आ जाता है या हमारे हॉस्पिटल वगैरह में आ जाता है। हमने ट्रांसफार्मर तो जान लिया, ट्रांसफार्मर का काम क्या है, कैसे काम करता है, कितने टाइप के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, 2 तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं। लेकिन इनका मेडिकल फील्ड में क्या यूज है ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक, खासकर एक्सरे में। ट्रांसफार्मर का एक्सरे में क्या यूज़ है, ठीक। तो चलिए इस टॉपिक को जल्दी से ख़त्म करते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, ट्रांसफार्मर का एक्सरे में क्या यूज़ है। देखिए, किसी भी एक्सरे मशीन को काम करने के लिए मिनिमम इतना वोल्टेज चाहिए, 20,000 से लेके 1.5 लाख वोल्ट, यानी कि आप बोल सकते हैं 20 kV से लेके, इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे आप लोग समझ जाएंगे, 20 kV से लेके 150 kV होने चाहिए, तभी आप अधिकतर एक्सपोजर कर सकते हो। एक आपको नॉर्मल चेस्ट एक्सरे भी करना है तो 20 kV मिनिमम चाहिए आपको, ठीक, हालांकि इससे ज़्यादा ही चाहिए लेकिन मिनिमम इतना तो अपने को चाहिए। और वोल्टेज जो आता है, जो आपके मेडिकल कॉलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसमें कितना होता है, 240 वोल्ट। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। अब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं वो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। बहुत लोग सोचते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर यानी जब मन तब वोल्टेज बढ़ा लो, जब मन तब वोल्टेज घटा लो। ऑटो ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसमें आप स्टेप अप भी कर सकते हो, स्टेप डाउन भी कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वोल्टेज को बढ़ाने या फिर घटाने दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ हम बढ़ाते हैं, ठीक, वोल्टेज को घटाते तब हैं। देखिए दरअसल क्या है कि हमें एक्सरे जनरेट करने के लिए, एक्सरे के प्रोडक्शन के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक्सरे के प्रोडक्शन के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, यानी कि वोल्टेज चाहिए होती है, ठीक है, वोल्टेज चाहिए होती है, जो कि हम स्टेप अप करके कर लेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करके हम कर लेंगे, अपना 20 kV तक ले आएंगे। लेकिन साथ ही साथ हमें कैथोड में हीटिंग इफेक्ट यानी कि थर्मियोनिक एमिशन, कैथोड में हमें करंट, हाई करंट चाहिए होती है, हाई करंट चाहिए होती है। हाई करंट किस लिए चाहिए होती है ये भी जानिए। हाई करंट हमें फिलामेंट को अप्लाई करते हैं, हाई करंट अप्लाइड टू द फिलामेंट्स, याद कर लीजिएगा, अप्लाइड टू द फिलामेंट्स ऑफ द कैथोड, किसके, कैथोड के, ऑफ द कैथोड। अच्छा, क्यों कैथोड में हाई करंट चाहिए होती है, क्यों भाई हाई करंट चाहिए होती है कैथोड के फिलामेंट को, किसके लिए, फॉर द थर्मियोनिक एमिशन, फॉर थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन। ये 11th-12th में आप लोग को नहीं पढ़ाया गया होगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। तो होता क्या है, पहले तो वोल्टेज को हमने बढ़ा लिया स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके, लेकिन अब हमें करंट ज़्यादा चाहिए और हमने पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, V × I, ठीक। तो अगर हमें करंट ज़्यादा चाहिए, I हमें ज़्यादा चाहिए, तो वोल्टेज को हमें घटाना पड़ेगा, ठीक। तो करंट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्टेप डाउन का भी इस्तेमाल करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक जगह पे तो हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, स्टेप अप यूज़ करेंगे, दूसरी जगह हमें कैथोड के फिलामेंट को ज़्यादा करंट भेजनी है, इसलिए हम स्टेप डाउन का भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि करंट बढ़ जाए। वोल्टेज हालांकि घट जाती है फिर, ठीक, तो करंट बढ़ जाती है, तो उस वजह से फिर एक्सरे जनरेट हो पाती है। तो एक्सरे प्रोडक्शन में हमें ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हमें स्टेप अप भी करना होता है और स्टेप डाउन भी करना होता है। स्टेप अप करना होता है हमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए, यानी कि वोल्टेज जो कि नियर अबाउट 20 kV से 50 kV मिनिमम चाहिए होता है, ठीक। और आपकी करंट आपकी जो है वो 100 से 1000 मिली एम्पियर चाहिए होता है, तो इसलिए हमको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। करंट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन में वोल्टेज को घटा देते हैं, तो करंट आपकी बढ़ जाती है। उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी करना है करिए। अगला टॉपिक आपका जो होगा वो होगा रेक्टिफायर, ठीक।
रेक्टिफायर अगली वीडियो होगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के वीडियो का लाइक टारगेट जो है वो है 25 लाइक टारगेट, तो जल्दी से 25 लाइक करा दीजिए। और आज ही रात में हम लोग ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड जितने एमसीक्यू हो सकते हैं लगाएंगे। और आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।